दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, भाषण सुने होंगे और मन की बात कार्यक्रम को काफ़ी बार सुना होगा। एक भाषण में वो कहते रहे थे कि वो तो फ़कीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। वास्तव में अब ऐसा लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब झोला उठाकर चलने की दिशा की ओर बढ़ चुके हैं, यानी मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी को केवल 7-8 महीने ही हुआ है कि उनकी सरकार की चूल्हें हिलने लगी हैं। सरकार के अंदर जो घटक दल हैं वो एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे हैं। सरकार की कुछ बातों को लेकर घटक दलों में आपस में खींचतान है, मतभेद है, लेकिन वो अभी मुंह खोलकर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। एनडीए में शामिल बहुत सारे दल अब कसमसा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर हम वो ज़्यादा दिनों तक एनडीए में शामिल रहे तो हो सकता है उनका जो राजनीतिक वजूद ही खत्म हो जाए। जिस तरीके से 7-8 महीने के अंदर एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने जो बिल पास होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में रखे, वो उनमें से एक भी बिल पास नहीं हो सका। इससे आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल में जितनी मजबूत सरकार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रही, वर्तमान में वो उतनी ही कमज़ोर साबित हो रही है। विपक्ष इतनी मजबूती के साथ में सरकार के खिलाफ में अपनी बात रख रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी और शाह का जो जादू था, जो उनकी सल्तनत थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी किसी ना किसी तरीके से देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कि देश से और जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। अब मान लीजिए, अभी हाल में ही देख लीजिए, औरंगजेब के मुद्दों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके आईटी सेल ने लोगों के सामने फेंका है, उसका सभी लोग जान रहे हैं कि इस मुद्दे का कोई भी तुक नहीं है, इसका कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन जनता के बीच में जो असली मुद्दे हैं उनको गायब कर देना, इस तरीके से गायब कर देना कि जनता औरंगजेब और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में ही उलझ के रह जाए। पिछले 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी यानी एनडीए की सरकार ने ऐसे वाहियात मुद्दों को जनता के सामने रखा जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं था। जनता का सरोकार है महंगाई से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और किसानों की समस्या। इन सब मुद्दों पे कभी भी सरकार कोई स्टैंड नहीं लेती है। उसके लिए तो हमेशा ऐसे ऐसे स्टैंड लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों को हवा में उतार दिया जाता है, हवा में उछाल दिया जाता है, जिससे कि जनता इन्हीं मुद्दों में बेकार के, फालतू के, बेमतलब के मुद्दे जनता उलझ के रह जाए। और इस सब के साथ में देश की प्रमुख मीडिया यानी कि बड़े मीडिया हाउसेस, जिनको अब जनता गोदी मीडिया कहने लगी है, उनके साथ में मिलकर देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल इस तरीके से मुद्दों को जनता के बीच में रखते हैं कि जनता बरगला जाए, बहला दी जाए, उसके मूल मुद्दे गायब कर दिए जाएं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। वो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाती है, जैसे कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कटेंगे तो मर, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है। इन सब बातों को डालकर जिस तरीके से देशवासियों को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की गई, उससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार, साथ में संघ, इस बात से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रख रहे हैं कि जनता के मुद्दों को सामने लाकर उनके समाधान के बारे में सोचा जाए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो
कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। Secular agenda. We are secular. We used to join BJP sometimes because of political compulsions. That is another thing. Today there is a democratic compulsion. You have to understand the democratic compulsion. CBI, ED, even income tax. Everybody is attacking. All institutions are demolished. Today the joining, the glue you're saying is democratic compulsion. Earlier it was secularism. Today you believe there's a threat Both. to democracy. Both. Yeah. It's both. But who will lead this No, but group? I'm- Who will be the face? Who will be the leader of this? That's the question being All asked. leaders are better than Narendra Modi. All leaders the country needs. We are very clear consensus politics. It is a great nation. Yes. So many cooperative federalism. What is cooperative federalism? You have implemented. But one leader will have to ultimately come out to be prime minister. So who will that be? No, you can go through history so many times. After elections, prime ministers were chosen. Right. याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली, जबकि उनको उम्मीद थी कि उनको कम से कम 300 के पार की सीटें आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो भाजपा और उनके समर्थक दलों का मुंह उतर गया। उनको 240 सीट पर ही संतोष करना पड़ा, या यूं कहें कि विपक्ष ने उनको 240 पर ही सिमटा के रख दिया। इस तरीके से भाजपा को एक भारी झटका लगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह की जो कुटिल नीतियां हैं उनको भी एक बड़ा झटका लगा। पिछले 10 साल तक जिस तरीके से मोदी शाह ने मनमानी करते हुए देश को चलाया है या विपक्ष को कुचलने का काम किया है, उससे अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो उनको उनकी मनमर्जियाँ और मनमानी पे एक तरीके से ब्रेक लग गया। अब वो शेर की तरह दहाड़ कर ये नहीं कह पाते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। अब उनकी आवाज़ ऐसा लगता है कि वो विपक्ष के आगे बकरी की तरह मिमियाते हैं। वहीं दूसरे अमित शाह का भी यही हाल हो गया। जब गुरु का ये हाल है तो चेले के भी आवाज़ कम निकलती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने अपने आरएसएस और पार्टी के नेताओं को बैठा दिया है, ताकि विपक्ष की हर हरकत पे वो हर बात पे वो टोका टाकी कर सके। यहाँ तक कि लोकसभा और राज्यसभा में भी अपनी पार्टी के नेताओं को बैठा दिया गया है। जैसे कि लोकसभा में ओम बिरला जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ जो वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वो दोनों सदनों में ओम बिरला और धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव करते हैं, विपक्ष को हर बात में दबाने की कोशिश करते हैं। इस बात को लेकर पिछले सत्र में जगदीप धनखड़ के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लागू किया। ये बात दीगर है कि उनकी बात पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी जगदीप धनखड़ सरकार में राज्यसभा के सभापति हैं। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की
के लिए जो दो बैसाखियां हैं, यानी कि उनको जिन दो पार्टियों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनमें जनता दल यू और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी है। इन दोनों के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही ने एनडीए सरकार में आकर प्रधानमंत्री मोदी को जो इम्यूनिटी प्रदान की है, उससे अब ये जाहिर हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितने खास हैं। इन दोनों ही नेताओं से, इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों से सरकार ने ये कहा, ये वादा किया है कि उनकी जो मांगे हैं उनको भरपूर तरीके से उनको दी जाएगी। एनडीए सरकार ने अभी फ़िलहाल जो दो बिल लाने का प्रयास किया, उसमें एक है मुस्लिम वक्फ बोर्ड का और दूसरा है पूरे देश की जो राजनीतिक परिसीमन का मुद्दा। इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने ये बिल पेश करने की कोशिश की है कि इन मुद्दों पर हम सबकी राय लेकर एक कानून बनाना चाहते हैं। आप तो समझ सकते हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास अथाह संपत्ति और उनकी चल अचल संपत्ति है। अब सरकार की नज़र मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर टिक गई है कि वो किसी ना किसी तरीके से नियम कायदे बनाकर उनकी संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुस्लिम समुदाय के नेताओं का कहना है। अब इस बिल को लेकर इंडिया ब्लॉक तो विरोध में है ही। अब सुगबुगाहट ये है कि बिहार में भी मुस्लिम वोट का समर्थन लेकर नीतीश कुमार अपने वर्चस्व को कायम रखने में सफल रहे हैं। वहाँ पे भी 12-14% मुस्लिम हैं जो कि नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करते हैं। अगर ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर अपनी सहमति देते हैं तो इससे परेशानी आने वाले चुनाव, यानी कि इसी साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को परेशानी हो सकती है। वैसे भी नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में लगातार सीएम बने हुए हैं। ऐसे में वहाँ की जो समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई हैं, यानी खेती किसानी बर्बाद है, बेरोजगारी है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर अब जनता में भी ये आवाज़ उठने लगी है कि अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। वैसे तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दूध के धुले नहीं हैं, क्योंकि दोनों की ही राजनीति में ऐसे कारनामे हुए हैं कि इनकी ईमानदारी पे भी शक होता है। आपको याद होगा कि जनता दल यू की जो स्थापना की गई थी वो शरद यादव ने की थी। शरद यादव के साथ में नीतीश कुमार भी थे, लेकिन एक समय 2018 में नीतीश कुमार और उनके समर्थकों ने जिस तरीके से शरद यादव को पार्टी से निकालकर पार्टी अपने कब्जे में कर ली, उससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता में आने के लिए, सत्ता पे मजबूत पकड़ बनाने के लिए नीतीश कुमार किसी का भी साथ पकड़ सकते हैं, किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं। इस बात का नमूना उन्होंने कई बार दिखाया भी है कि कभी वो लालू यादव और कांग्रेस के साथ में खड़े होकर अपनी सत्ता को चलाते हैं और मुख्यमंत्री बने रहते हैं, वहीं जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो भाजपा के साथ हाथ मिलाकर भाजपा के संगठन यानी एनडीए में शामिल होकर मुख्यमंत्री का पद अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी ये कहा जाए कि उसी तरीके से अगर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू जो कि एनटी रामाराव के दामाद थे, उन्होंने षड्यंत्र रचकर जिस तरीके से अपने ससुर एनटी रामाराव की सरकार को अपदस्थ किया, उनकी पार्टी पर कब्जा किया और वहाँ पे मुख्यमंत्री बन बैठे नीतीश। आप चंद्रबाबू नायडू कभी भी हमेशा एक पार्टी के साथ नहीं रहे, उन्होंने कई पार्टियों के साथ में गठबंधन किया। कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन था, कई बार कांग्रेस को छोड़कर
उन्होंने एनडीए से समझौता किया और 2 बार एनडीए में जा चुके हैं। 2019 के चुनाव से पहले भी एन चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़कर अपनी पार्टी के साथ में वहाँ पर गए और पिछले 5 साल तक वो संघर्ष करते रहे, लेकिन 2024 में वो जीतकर उनकी पार्टी तेलुगु देशम ने आंध्र प्रदेश में तत्कालीन सत्ता वाईएसआर की कांग्रेस पार्टी को हराते हुए वहाँ पर एक बार फिर सत्ता पे कब्जा किया